गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम अपने चैप्टर स्त्रियों की शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के प्रतिमान विस्थापन के अंतर्गत अभी तक हमने स्त्री संबंधी शिक्षा पर अध्ययन किया। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है महिला शिक्षा के लिए आधुनिक प्रयास। महिला संबंधी जितने भी विद्यालय खोले गए, जितने भी कार्य किए गए, उसके पश्चात महिला शिक्षा के लिए आधुनिक प्रयास कौन कौन से किए गए। पहला हमारा है नामांकन में वृद्धि। बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करने के लिए उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई, परंतु उनकी पूर्ण जानकारी जनता को न होने के कारण यह पूर्णतया इसे गति देने में असफल हुई। प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 1978-79 में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में नामांकन न कराने वाली लड़कियों की संख्या 66% थी। नंबर 2, राष्ट्रीय समिति का गठन। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय समिति ने 1974 में अपनी 13वीं बैठक में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की, जिनमें से नंबर 1, केंद्र द्वारा राज्य सरकारों तथा स्वायत्त सेवा संस्थाओं को अनुदान के रूप में स्त्री के विकास हेतु विशेष रूप से धनराशि प्रदान की जाए कि जिससे स्त्रियां विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके। नंबर 2, लड़कियों में नामांकन में वृद्धि हेतु विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। नंबर 3, महिलाओं को शिक्षण प्रशिक्षण कंडीशन कोर्स के द्वारा प्रदान किए जाएं। नंबर 4, स्थानीय महिलाओं को शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया जाए। नंबर 5, ऐसी बालिकाओं के लिए जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिसे वे अनौपचारिक शिक्षा के रूप में ग्रहण कर सके। नंबर 6, महिला शिक्षकों के लिए शहरों और नगरों में स्टाफ क्वार्टर्स बनाए जाने चाहिए तथा उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनके रहने की पूर्णतः व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है नंबर 3, राष्ट्रीय महिला आयोग। सन 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव एवं 5 पूर्णकालिक सदस्य थे। इस आयोग को 31 जनवरी 1992 में प्रभावी हुआ। इस आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्य सौंपे गए, जिनमें से है नंबर 1, महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, उन्हें कारगर ढंग से लागू करने के उपाय सुझाना। नंबर 2, महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में कमी, अपर्याप्त त्रुटि पर संशोधन के भी सुझाव दिए गए। नंबर 3, महिलाओं की शिकायतों पर भी ध्यान देना एवं जहां कानूनों में उल्लंघन होता है समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना। नंबर 4, महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए प्रक्रिया में भाग लेना। नंबर 5, सुधार गृहों, जेल खानों व अन्य स्थानों पर उन्हें पुनर्वास तथा दशा सुधारने के लिए सिफारिशें करना। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नंबर 4, गोष्ठी का आयोजन। आयोग ने 7-8 अक्टूबर 1992 को बालिकाओं से बलात्कार विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की थी, जिसमें घृणित घटनाओं की रोकथाम के उपायों पर विचार किया गया। मार्च 1993 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए महिला परिप्रेक्ष्य पर संगोष्ठी हुई, जिसमें समाचार पत्रों व मुद्रित सामग्री के बारे में जागरूकता पैदा करना था। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्त्री शिक्षा का प्रशासन और नियंत्रण। शिक्षा राज्य के उत्तरदायित्व का विषय है, जिसका विकास राज्यों को
ही करना होता है, परंतु केंद्रीय राज्य सरकारों राज्यों को विकासात्मक अनुदान प्रतिवर्ष दिया करती है। इस प्रकार स्त्री शिक्षा के सभी विद्यालय प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर पर 4 प्रशासकों का नियंत्रण होता है। उसमें नंबर 1 केंद्रीय सरकार के प्रशासन में। केंद्रीय सरकार के प्रशासन के अंतर्गत स्त्री शिक्षा की कोई पृथक व्यवस्था नहीं करती। वह इस शिक्षा को भी मंत्रालय के माध्यम से सामान्य शिक्षा की भांति व्यवस्थित करती है, परंतु राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की संस्तुति पर वह विशिष्ट आयोगों या समिति नियुक्त करके उनकी स्थिति का सर्वेक्षण कर लेती है और स्त्री शिक्षा के विकास की संस्तुतियाँ स्वीकार करके एक राष्ट्रीय नीति बना लेती है, जिसकी सूचना राज्य सरकार को दी जाती है। राज्य सरकार उस नीति का पालन करके स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करती है। दूसरा हमारा है राज्य सरकारें। राज्य सरकारों के प्रशासन के अंतर्गत राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा विभाग की सहायता से सभी स्तरों की व्यवस्था प्रशासन नियंत्रण करती है। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा का संचालन शिक्षा विभाग करता है। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रदेश के शिक्षा विभाग में महिला शिक्षा निर्देशक ही उत्तरदायी होता है। निर्धारित महिलाएं शिक्षा निदेशक शिक्षा निदेशक अपनी सहायतार्थ मंडलों की सीमा निर्धारित करके विद्यालयों की मंडलीय निरीक्षिका की नियुक्ति करती हैं। इस प्रकार स्त्री शिक्षा माध्यमिक स्तर पर दोहरे शासन में रहती हैं। तीसरा हमारा है स्त्रियों की शिक्षा संबंधी। स्त्रियों की शिक्षा का प्रशासन शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशकों और महिला शिक्षा निदेशकों के हाथों में होने से उचित व्यवस्था नहीं हो पाती। 1958 ईस्वी में केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय नारी समिति की नियुक्ति की थी और उसके सुझाव के अनुसार 1959 में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद का गठन किया तथा उसमें भी नियुक्ति की गई थी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्त्री शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्रत्येक शिक्षा आयोग ने अपनी संस्तुतियों में यही कहा है कि स्त्रियों के लिए पुरुषों के समान पाठ्यक्रम तथा एक एक पृथक विशिष्ट पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। इस विशिष्ट पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र और गृह प्रबंध जैसे विषय, ललित कलाएं, संगीत, चित्रकलाएं, नृत्य कला रखी जानी चाहिए। वास्तव में स्त्री शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य स्त्रियों को योग्य गृहिणी, योग्य माता और योग्य पत्नी बनाना ही है। इसके अतिरिक्त वे भारत के सामान्य नागरिकों की भांति पुरुषों के समान कर्तव्यों और अधिकारों का निर्वाह कर सकती हैं। भारतीय संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के समान भी अधिकार प्राप्त होते हैं। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि स्त्रियों को स्त्रियोचित पाठ्यक्रम तो अवश्य मिलना चाहिए, परंतु वह इस बात में स्वतंत्र होनी चाहिए कि वह किस प्रकार से पाठ्यक्रम का चयन करती हैं और उस पर गृह विज्ञान, गृह प्रबंध और गृह अर्थशास्त्र लादा नहीं जाना चाहिए, परंतु हाई स्कूल स्तर तक उपरोक्त गृह विज्ञान संबंधी विषय के माध्यम से गृह व्यवस्था का जानना आवश्यक है। अतः इस स्तर तक इन विषयों को अनिवार्य बनाया जा सकता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर, उच्च शिक्षा स्तर पर उन महिलाओं के लिए जो नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करती हैं, घर में ही पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए पत्राचार शिक्षक व्यवस्था और सेवाकालीन शिक्षा व्यवस्था उपयुक्त रहेगी। महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से परीक्षाओं में बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही आज हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर सह शिक्षा, इसके विषय में हम अध्ययन कल करेंगे।